अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुमलिकत खुदादाद का कंट्रोल अमली तौर पर पाक फौज ने संभाल लिया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों बशमूल सेनेट में पाक फौज का असर और रसूख पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी सियासी कारकुन उस वक्त तक एमएनए या एमपीए नहीं बन सकता जब वो ताकतवर शख्सियात से मुलाकात ना करे, पैसे का इस्तेमाल ना हो। यह बात कोई और नहीं कर रहा बल्कि इंतहाई बासर शख्सियत कर रही है। वो शख्सियत कर रही है जिसने प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस किया है। इंकशाफात से भरपूर ये स्टेटमेंट आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने हीरो बनने का फैसला कर लिया है। गुज़श्ता रोज सब्तैन खान विलन बने, लेकिन आरिफ अलवी डटे हुए हैं कि वो हीरो बनेंगे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हीरो के तौर पर जाने जाएंगे। अभी उन पर बुज़दिली का टैग लगा हुआ है, वो इस टैग को उतारना चाहते हैं, दाग को धोना चाहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 3 मुकदमात में कन्विक्शन के बाद अब बासर हल्के चौथे मुकदमे में कन्विक्शन के लिए तैयार हैं। कल का दिन इंतहाई क्रूशल होने वाला है बहुत एतबार से। कल कुछ केसेस से के एतबार से, कुछ तहकीकाती कमेटियों के एतबार से, और कल लगता है कि मामला खासी हद तक कंक्लूसिव मोड में दाखिल होंगे। टेक्सिला के बाद रावलपिंडी में जुल्म की दास्तान रकम की गई है। यह मामला क्या है? और आज ही पंजाब असेंबली में 5 बजे तक का वक्त दिया गया है कि कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। वजारत आला का उम्मीदवार एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हमायत याफ्ता है और दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है। वो मेंबर राना आफ्ताब है जो दूसरी तरफ से है और इस तरफ से मरियम नवाज साहिबा है। राना आफ्ताब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से कैसे रहा है, राना आफ्ताब कौन है, इसका तारुफ भी आज के इस व्लॉग में आपसे कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके निगाह से गुजरती रहेगी। अब एक तरफ यह पोस्ट किया जा रहा है कि कौमी असेंबली में कायदे ऐवान का चुनाव 28 या 29 तारीख को कर लिया जाएगा। यकुम या 2 मार्च को शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लेंगे और सदर ममलिकत शहबाज शरीफ से वजारत उज़्मा का हल्फ लेंगे। इस तकरीब के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा होंगे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर होंगे। इसी तकरीब के अंदर सर्विसेज चीफ्स मौजूद होंगे। इसी तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा भी मौजूद होंगे। एक तरफ इस प्रेस्टिजियस तकरीब को सजाने की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अपना प्लान तैयार किए बैठे हैं। इत्तलात यह है कि कौमी असेंबली का इजलास बुलाने से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इनकार किया है। जो उसकी बुनियादी ग्राउंड है वो ये दी जा रही है कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता कौमी असेंबली का इजलास नहीं बुलाऊंगा। अब कल पंजाब असेंबली के इजलास में आपने देखा कि मखसूस नशिस्तों का रौला या फड्डा तो पड़ा हुआ है, लेकिन सब्तैन खान ने ना सिर्फ इजलास बुलाया और कभी इम्कान था, तहरीके इंसाफ के लोग सब्तैन खान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस इजलास में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव नहीं होगा और उसका बुनियादी ग्राउंड यह रखा जाएगा कि अभी तक मखसूस नशिस्तों के हवा और बहुत से लोग एब्सेंट हैं, ऐवान में मौजूद नहीं है। लेकिन सब्तैन खान ने इस सारे मामले को बड़ा स्मूथली कंडक्ट कराया। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, यानी स्पीकर सब्तैन खान से यह कलमदान मलिक अहमद खान तक पहुंच गया। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई। दूसरी तरफ हाफिज फरत अब्बास के ऐवान के अंदर दबंग खिताब के भी चर्चे हैं और हाफिज फरत अब्बास ने जिस अंदाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रगेदा बशमूल पीपल्स पार्टी के, वो भी सबके सामने है। और हाफिज फरत अब्बास की वो विजुअल्स भी मौजूद हैं जिसमें वो नून लीगी अरकान के साथ खुशगपियां लगा रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं। अब एक तरफ हाफिज फरत अब्बास हीरो है जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बड़ा दबंग खिताब किया है, और दूसरी तरफ सब्तैन खान विलन है कि जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया नहीं है। अब सब्तैन खान ने तो नहीं किया, लेकिन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ये करेंगे। और बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ अभी तहरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मुकद्दर है कि वो 27 नशिस्तें इनको मिल पाती है या नहीं मिल पाती, जिसके लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज लीगली बाउंड कि जिस जमात की जितनी सीटें हैं उस तनासुब से उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएं। लेकिन यहां पे जो बारीक वारदात है वो इस अंदाज में डाले जाने का प्लान बनाया हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त है वो पहले जमा नहीं कराई गई थी। हालांकि बाद में हल्फनामों के साथ ये मामला जमा कराया जा चुका। ये कागजात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर तैयारी कर रखी है
कि वो इस बेसिस के ऊपर के पहले फहरिस्तें नहीं आई थी, वो बाकी मानदा 27 सीटें जो जो हक है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ का, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में डिस्ट्रीब्यूट करने का इरादा रखती है। और इसी खदशे के पेश नजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 3 मार्च को बुला लिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट कराने के बाद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत थी, इससे लोग निकल के वापस तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यह मामला ना हो पाया तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लेबल या टैग चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर हमें लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इजलास बुलाने से इनकार या डेडलॉक क्रिएट कर सकते हैं कि जब तक यह मामला हल नहीं होता है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और फिर जाहिर है इस मामले को डिले करने की कोशिश करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो 12 अप्रैल को भी पैदा किया गया था, वो मामला एक बार फिर रिपीट हो सकता है। और आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो कत्ल केस से मुतालिक जब वो समात पर आए तो बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की कुछ कर सकते हैं क्या, वो खत लिख सकते हैं, वो कोई नहीं मसला खड़ा कर सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि मुझे नाराज करके आरिफ अलवी साहब कुछ नहीं कर सकते। अब आरिफ अलवी साहब का राब्ता दूसरी तरफ भी है, यानी पीपल्स पार्टी के लोगों से भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी है और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी है। अब आरिफ अलवी साहब इस वक्त यकीनन पुलसरात के ऊपर खड़े हुए हैं, इंतहाई ऐसी जगह पर खड़े हैं जो दो धारी तलवार है। अब आरिफ अलवी साहब अगर अब नहीं करते कुछ तो वो तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विलन के तौर पर जाने जाएंगे। जिस अंदाज में सब्तैन खान विलन बने, और सब्तैन खान से मुतालिक मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने सब्तैन खान को मियां वाली से टिकट इशू नहीं किया था, फरहत अब्बास को टिकट इशू हुआ था। अब सब्तैन खान तो जो कर सकता था कर गया। आरिफ अलवी साहब अगर अभी भी कुछ नहीं करते हैं तो तहरीक इंसाफ पहले ही आरिफ अलवी पर लेबल या टैग लगाती है कि बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, इसने इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया। और अब यकीनन ये तासुर मजीद तकवीयत पकड़ जाएगा, मजीद गहरा हो जाएगा और तहरीक इंसाफ में आरिफ अलवी को बतौर विलन याद रखा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला मैं आपको बता दूं 190 मिलियन पाउंड केस का है, जिसपे फर्द जुर्म आयद की जानी है। इमरान खान साहब पहले तोशा खाना केस, फिर साइफर केस, फिर इद्दत में निकाह केस, अब ये चौथा मामला है जिसमें ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि इमरान खान को कॉन्विक्ट किया जाए, क्योंकि जो पहले वाले 3 मामला आते हैं वो खुश उसलूबी से अंजाम पा गए, तो चौथा मामला भी अब अंजाम को पहुंचना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ से प्रेशर भी बहुत है, क्योंकि आपको याद है ना कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर मलिक रियाज भी शामिल है, और मलिक रियाज को लेकर भी बहुत से लोग सीख पाए। वो कहते हैं कि मलिक रियाज को भी इसमें रगेदा जाए, इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी मजीद प्रेशराइज किया जाए। तो कल का रोज इस हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और नासिर साहब की अदालत जज बशीर के बाद अब वो मौजूद है। अब वो उन्होंने देखना है कि वो प्रेशर जो जज बशीर तो नहीं ले पाए और बहुत देर तक बहुत बड़े बड़े लोगों को सजाएं देते रहे, अब जो एहतसाब अदालत के जज हैं ये क्या करते हैं इस मामले के अंदर। कभी इम्कानात यही है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी कन्विक्शन नविश्ता दीवार है। आज 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाने हैं पंजाब असम्बली में वजारत आला के उम्मीदवार के लिए, और मरियम नवाज साहब भी जमा कराएंगे और राना आफ्ताब साहब भी जमा कराएंगे। देखिए एक मामला तो बड़ा क्लियर है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए हैं। पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर गौहर का ताल्लुक, नदीम अफजल चंद ऑल्दो वापस चले गए पीपल्स पार्टी में अब, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी के दिए हुए थे। अब राना आफ्ताब का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। ये पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह के छोड़ के तहरीक इंसाफ में आए हैं, और जाहिर है इसलिए आना पड़ा कि मियां असलम इकबाल रूपोश है। ये हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं कि रूपोश है, वो आएंगे तो किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और उसकी बुनियादी वजह लियाकत चट्टा वाला मामला है, और उसके साथ जोड़ के लियाकत चट्टा को अप्रूवर बना के अभी तक वैसे बड़ी हैरानी और ताज्जुब की बात है कि लियाकत चट्टा भी मंजर आम पर नहीं है, सिर्फ उसके तहरीरी स्टेटमेंट इशू किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है जनाब ये लियाकत चट्टा साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो लियाकत चट्टा के हवाले से जो तहकीकाती कमेटी है, तहकीकाती टीम है, कल का रोज इस मुतालिक भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब मजीद जो कार्रवाई होनी है, और देखना है कि लियाकत चट्टा की इस स्टेटमेंट के बाद क्या माफी मिलती है या फिर लियाकत चट्टा को जो है वो अल्टीमेट सजा सुनाई जाती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और इस इंपॉर्टेंट मामले का ताल्लुक रावलपिंडी से है, और रावलपिंडी में टैक्सला के बाद हमने देखा कि कल टैक्सला के अंदर एक बुजुर्ग खातून को मारा पीटा गया, महिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, दरिंदगी का निशाना बनाया गया, और एएसआई जो मौके पर मौजूद था, अब मुकामी पुलिस ये कह रही है
कि उस एएसआई को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन अभी तक शेयर नहीं किया जा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसको एक टेस्ट केस बनाया जाएगा, एग्जाम्पल बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रावलपिंडी के अंदर भी डॉल्फिन पुलिस एहलकार है जिन्होंने चंद नौजवानों और खवातीन को इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया, लाते घोंसे और मुक्के चले हैं। तो पंजाब पुलिस किस डगर पे चल निकली है, इनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। और आईजी साहब क्या कर रहे हैं, यकीनन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी कारकर्दगी के ऊपर कि पुलिस ये सब करेगी। क्या ये पाकिस्तान है या गजा है, और ये पाकिस्तानी पुलिस है या इसराइली दरिंदे हैं? तो खुदा का वास्ता है अपने लोगों को लगाम डालें। सेनेटर अरबाब उमर फारूक साहब हैं, और सेनेटर अरबाब उमर फारूक साहब ने सेनेट के इजलास के अंदर खड़े होकर इंतहाई अहम बातें की हैं। वो कहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियां सेनेट किसी और के हाथ में हमने दे दिया है। वो कहते हैं कि ये जो कौमी और सूबाई असम्बलियां हैं, लोग मुंतखब होके आए हैं, और जो सेनेट है अब ये किसी और के हाथ में है, यानी कोई और इसको चलाएगा। ये मैंडेट चुराए जाने की बात पॉलिटिकल पार्टीज करती है, लेकिन ये मैंडेट क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुराया है? ये तो पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं चुराया, जिसने चुराया हम सबको मालूम है। फिर वो कहते हैं कि बड़े लीडर्स को फांसी दी जाती है, वो भुट्टो की तरफ रेफर कर रहे हैं, और फिर उनके पेशरो आके उन्हीं लोगों के साथ साजबाज कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है, किसी बड़े लीडर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसी के लोग आके इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज कर लेते हैं, रेफर कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। और फिर बात इमरान खान भी कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि भुट्टो साहब, इमरान खान और नवाज शरीफ के जाले, उनको चाहिए कि मिलकर साथ बैठे और साथ बैठ के सियासी कुव्वतों को मजबूत करें। और वो कहते हैं कि कोई भी जो सियासी कारकुन है, ना वो एमपीए बन सकता है ना एमएनए बन सकता है, जब तक वो ताकतवर हलकों के साथ जाके मुलाकात नहीं करता, पैसे नहीं चलते। कहते किस आइन में ये इख्तियार है कि किसी फौजी अफसर के पास जाओ, पैसे वैसे चलाओ और इक्तदार ले लो। ये इंतहाई अहम बातें की हैं सेनेटर अरबाब उमर फारूक साहब ने। वो कहते ना, अब ना उठोगे तो फिर कौन उठाएगा तुम्हें, गर ना जागोगे तो फिर कौन जगाएगा तुम्हें। किबलाए दहर में कुरान तलावत कर दो, जा की परवाह ना करो खून सखावत कर दो। हाँ, यही वक्त है ऐलान बगावत कर दो। यानी अगर ऐसा सिस्टम है तो ऐसे सिस्टम से तो बगावत ही अच्छी है कि आप जाएं किसी के हाथ पे बैत करें, पैसे वैसे चलाएं और गैर कानूनी तौर पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ले ले। हुआ ना, शरीफ फैमिली कैसे आई? पीपल्स भुट्टो साहब, जाहिर है किसको डैडी कहते थे सबको पता है। इमरान खान साहब इवन कैसे आए? मैं तो सब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूं, और ऐसी ही बात ये कर रहे हैं कि आप किसी और के हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये ताजमहल मजबूत नहीं, मजबूत करो, ये ताजमहल गिर जाएंगे, मैं आग लगाने आया हूं। तो मामला ये है कि अल्टीमेटली आपके फिक्र के ऊपर दस्तक है कि खुदा का वास्ता ये साजबाज छोड़िए और मुल्क में जमहूरियत को पनपने दें और जमहूरियत को मजबूत करें। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप नारे लगाते हैं, पीडीएम्स बनाते हैं, और जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर मजे लूटते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए खुदा का वास्ता है, ये आपकी फिक्र पे दस्तक है। सोचिए कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, अवाम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।